स्वागत है आप सबका। आज हम क्लासिकल यांत्रिकी या कहें न्यूटन यांत्रिकी या फिर चिरसम्मत यांत्रिकी की कमियां, या इसी को आप कमियां नहीं कह के सीमाएं भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्लासिकल यांत्रिकी में आने वाली कठिनाइयां भी कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या आपको पता है कि ये क्लासिकल यांत्रिकी या चिरसम्मत यांत्रिकी या न्यूटन यांत्रिकी क्या है? आपने क्लास 11th में पढ़ा था यांत्रिकी के बारे में। तो उसमें आप कहते थे कि क्लासिकल यांत्रिकी या चिरसम्मत यांत्रिकी जो होते हैं उसको मुख्य रूप से इतने भागों में बांट सकते हैं। आज कितने रूपों में बांट सकते हैं? तो पहला बोले भाई स्थैतिकी। स्थैतिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक, स्थिर। मतलब भौतिक विज्ञान या चिरसम्मत यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें वस्तु स्थिर होता है। गतिकी, जिसमें वस्तु गतिशील होता है। या इसको अगर परिभाषित करते थे आप तो कैसे करते थे? आप कहते थे कि भाई चिरसम्मत यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर हम किसी कण के या वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार तरल यांत्रिकी, तो ये वो शाखा है जिसमें हम लोग द्रव तथा गैस के गति का अध्ययन करते हैं। वायु यांत्रिकी, ये वो शाखा है जिसमें हम लोग वायु में गतिशील वस्तु का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा गतिकी, जिसमें हम लोग ऊष्मा और ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आप पढ़ते थे तरंग गतिकी। तरंग गतिकी का मतलब जिसमें हम लोग की तरंग के संचरण और माध्यम में ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी, जिसमें हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करेंगे। और विद्युत चुंबकत्व, जिसमें हम लोग किसी आवेश के स्थिर अवस्था, गति अवस्था, त्वरित अवस्था तथा इसके कारण उत्पन्न विद्युत और चुंबक का अध्ययन करेंगे। ये सब आपको आता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग आज यही बात करने वाले हैं कि इसकी सीमा क्या है, या इसमें आने वाली कठिनाइयां किसमें? चिरसम्मत यांत्रिकी में, या क्लासिकल यांत्रिकी में, या फिर ये कहिए न्यूटन यांत्रिकी में। ठीक है, क्या क्या कमियां हैं? तो पहली कमी आपको रिसेंट का याद आ रहा होगा, अभी अभी हमने बात किया। अभी मतलब यूनिट 1 में आपेक्षिकता जब पढ़ रहे थे आप, तो आपने कहा था भाई कि न्यूटन के नियम के हिसाब से या न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से या क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से क्या द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब क्या होता है? ये सब क्या रहते हैं? तो आपने स्पष्ट कहा था कि ये सारे के सारे निरपेक्ष हैं, अपरिवर्तित होते हैं, नहीं बदलते। फिर विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ने के बाद आप लोग को यह समझ में आया कि भाई अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाए, तुलनीय मतलब लगभग बराबर, तब जाके जो क्लासिकल यांत्रिकी है वो जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत हो जाता है। मतलब क्या? द्रव्यमान बदलता है, लंबाई भी बदलती है ना, और समय भी बदला तो लंबाई में संकुचन, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, समय विस्तार, ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने ये कहा था कि यहाँ क्लासिकल यांत्रिकी लागू नहीं हो रहा है। तो ये तो पहली कमी आपको अच्छे से पता है, और इस कमी को दूर करने के लिए आपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत दिया। ठीक, दूसरी कमी क्या है? ये भी सिंपल प्रश्न है। सेकेंड ईयर में आपने कुछ फेमस और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, है ना? क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, याद आया? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, याद आ गया भाई? इसको एमबी बोलते थे हम लोग। बी किसको बोलते थे? बोस आइंस्टीन वाला। और एक बोलते थे एफडी, फर्मी डिराक, याद आया? इन दोनों के बीच एक बॉर्डर था। क्या बॉर्डर? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन किस में लागू होता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में
ऐसे कणों पर लागू होता है जो विभेद्य होते हैं। विभेद्य मतलब जो दिखते हैं। दिखते हैं मतलब जैसे हमारे पास कहिए चार बॉल हैं। एक लाल कलर का बॉल है, एक काला कलर का बॉल है, एक हरा कलर का बॉल है, एक पीला कलर का बॉल है। ये दिख रहे हैं ना। इस टाइप की स्थिति अगर आपके पास है तो ये लागू होगा। ठीक, मतलब विभेद्य होते हैं, आइडेंटिकल होंगे, एक समान है और अलग अलग जिनको हम लोग देख सकते हैं, वहां लागू होगा। और ये दो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिराक के लिए आप क्या बोलते थे? ये भाई ऐसे कणों पे लागू होंगे जो अविभेद्य होते हैं। अविभेद्य मतलब चार बॉल सारे के सारे पीले कलर के हैं या सब के सब लाल कलर के हैं, तो मैं कौन से बॉल को कहां उठा के ले जाऊंगा आप नहीं कह सकते। भाई लाल वाला बॉल गया है वाली बात आएगी। मतलब जो हम लोग को दिखेंगे नहीं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, प्रेक्षित नहीं होंगे, जिसमें हम लोग अंतर नहीं कर पाएंगे, इनडिस्टिंग्विश होंगे, उस स्थिति में हम लोग मैक्सवेल बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। इनके बीच की एक सीमा रेखा क्या हुई? क्लासिकल यांत्रिकी कब तक लगेगा? कण अगर कैसा हो, परमाणु या अणु हो, लेकिन कण अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए तो आप कहते हैं क्लासिकल यांत्रिकी नहीं लगता। ये कब बात किए थे आप? बीएससी सेकेंड ईयर में। ये आपको अच्छे से याद होगा, शायद होगा शायद। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अपने इस टॉपिक में। तो दो कमियां तो आप पहले ही बोल दिए। पहला, क्लासिकल यांत्रिकी प्रकाश के वेग के बराबर वेग से अगर कोई वस्तु गतिशील हो या किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से तुलनीय हो, वहां क्लासिकल यांत्रिकी लागू नहीं होता या क्लासिकल यांत्रिकी उनकी व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा, कण अगर कैसा हो, अविभेद्य हो या कण का आकार सूक्ष्मतम आकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर हो तो वहां पर भी ये लागू नहीं होता। तो मैं ये मान लेता हूं कि दो कमियां आपको समझ में आ गई या दो सीमाएं समझ में आ गई या क्लासिकल यांत्रिकी में आने वाली दो कठिनाइयां समझ गए आप। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक में फिर एंटर करते हैं। चलिए, अगली कमी क्या है इसमें? तो अगली कमी होता है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या क्लासिकल यांत्रिकी नहीं कर पाता। अब आप मेरे से पूछेंगे भाई क्यों नहीं कर पाएगा? तो चलिए इसका जवाब देता हूं मैं। क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से आप बताइए, प्लस और माइनस अगर दो आवेश हैं तो इनके बीच क्या होगा? सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि दोनों के दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और जीरो हो जाएंगे। और परमाणु के स्थायित्व के बारे में क्या समझ में आया था आपको? इसमें धनावेश होता है, इसमें ऋणावेश रहता है ना भाई? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग को ये चीजें समझ में आ गई थी। तो क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से जो ऋणावेश होगा वो धनावेश की ओर आकर्षित होगा और दोनों आकर्षित होकर के एक दूसरे से मिलेंगे और जीरो हो जाएगा। तो परमाणु का तो अस्तित्व ही नहीं है क्लासिकल यांत्रिकी में, जबकि परमाणु होता है। समझ में आ गई बात? अगला, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगली सीमा क्या होगी? अगली सीमा है, इस टॉपिक पे थोड़ा सा रुक जाइए, अपने आप को रोक के रखिए, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूं अच्छे से। अगला है अल्फा कणों का उत्सर्जन, सुचालकता, कुचालक या चुंबकनशीलता। इसकी व्याख्या भी क्लासिकल यांत्रिकी नहीं करता। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, अल्फा कणों के हिसाब से नाभिक से वो कण बाहर निकलेंगे जिनकी ऊर्जा कम से कम कितनी हो? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। 20 MeV ऊर्जा अगर है तो 20 MeV याद रखना। नाभिक से बाहर निकलने के लिए अधिकतम ऊर्जा कितनी चाहिए? 20 MeV। समझ में आया? अब प्रयोगों से पता चला कि अल्फा कण की अधिकतम संभव ऊर्जा 8 MeV है। समझ में आ गया? 8 MeV ऊर्जा है। अब क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से अल्फा कणों का उत्सर्जन संभव नहीं है, जबकि प्रयोगों द्वारा हमने देखा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। इसकी भी व्याख्या नहीं करता ये। सुचालक और कुचालक के बारे में अगर बात करें तो जो परमाणु होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, परमाणु अणुओं से मिलकर बने होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो एक ही टाइप के पदार्थ सुचालक हैं और वही टाइप के पदार्थ कुचालक होते हैं। इसकी भी व्याख्या ये नहीं करता।
कौन? क्लासिकल यांत्रिकी। और चुंबकनशीलता, जैसे कॉपर और आयरन कहूँ मैं, तो दोनों के दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ है ना भाई, और दोनों सुचालक भी हैं अगर कुचालक सुचालक की बात करें, लेकिन आयरन की चुंबकनशीलता कॉपर से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसकी व्याख्या भी क्लासिकल यांत्रिकी नहीं करता। समझ में आ गया? अब आगे की बात करते हैं। आगे है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और आपका वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण, ये दोनों को मिला के समझिएगा आप। मतलब मैं एक साथ इसको और इसको आपको बताने वाला हूं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें या इलेक्ट्रॉन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की, तो विकिरण से जब ऊर्जा प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो अपने मूल अवस्था में वापस आते हैं। यहां तक आपने पढ़ा था, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर के बीच में इनका संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है? अब क्लासिकल यांत्रिकी जब आप पढ़े तो आपने किसकी किसकी व्याख्या की? तो आपने कहा कि हम प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं, ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? हाइगन के तरंग सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन कृष्णिका पिंड विकिरण, कृष्णिका पिंड याद होगा आपको, फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की बात हो गई। क्या होते हैं? तो आप लोग बोलते हैं ना, एक ऐसा पिंड होता है जो अपने पे आपसी संपूर्ण विकिरण को अवशोषित तथा उत्सर्जित भी कर सकता है। इसके लिए शायद आपको याद हो, आपने वक्र बनाया था। एक्चुअल में वक्र कौन दिया था आपको? कृष्णिका पिंड विकिरण का वक्र नहीं बनाए थे हम लोग। उसको 1889 में ल्यूमर और प्रिग्सहाइम ने दिया था, जिसको वीन और रेले जीन के थ्रू आप लोगों ने, मतलब वीन के नियम पढ़े थे ना, और रेले जीन के नियम के द्वारा इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाया था। तो कृष्णिका पिंड विकिरण की व्याख्या भी नहीं कर पाए, तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सके आप, या रेले जीन या वीन के द्वारा नहीं कर सके आप। और उसके बाद प्रायोगिक रूप से ये वाला देखिए, ये 1888 में हॉलवेक्स ने एक प्रयोग किया था। किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का, कि जब किसी धातु की सतह पर विकिरण आपतित होता है, उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या भी आपका क्लासिकल यांत्रिकी नहीं करता। इसी प्रकार से कॉम्पटन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं करता। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना? और अगर हम कहें तो ये ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का ताप का प्रभाव पढ़े थे ना हम लोग, या सॉरी पढ़ेंगे, मतलब आपके बीएससी फाइनल ईयर के ही सेकेंड पेपर में है ये, फर्स्ट यूनिट में ही। तो ताप का प्रभाव पढ़ना है अगर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा में, तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट के जो नियम था वो तो उच्च ताप के लिए था। निम्न ताप या निम्नतम ताप के लिए ये आपका क्लासिकल यांत्रिकी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा पे ताप के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक? यहां तक चीजें आप समझे? क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि इतनी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या आपका क्लासिकल यांत्रिकी नहीं कर सकता। तो अब क्या करें भाई? या तो ये जो प्रयोग हुआ, खासकर ये 5वां नंबर, कृष्णिका पिंड विकिरण वाला प्रयोग किया ल्यूमर और प्रिग्सहाइम ने, उसकी व्याख्या ना करें पूरी तरीके से, उसको छोड़ दें। ठोस के विशिष्ट ऊष्मा में ताप के प्रभाव को केवल उच्च ताप पर अध्ययन करें, निम्न या निम्नतम ताप पर अध्ययन ना करें, उसको भी छोड़ दें। और हॉलवेक्स ने जो प्रयोग किया था 1888 में प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसको भी छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ें तो सवाल ये आया कि इनकी व्याख्या करें कैसे। तो सबसे पहले ये वीन और रेले जीन के जो नियम थे उसको पूरा करने के लिए, यानी कि कृष्णिका पिंड विकिरण वक्र की व्याख्या करने के लिए
14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने अपना नियम प्रतिपादित किया। ये डेट याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लैंक ने इसकी व्याख्या की। किसके? कृष्णिका पिंड विकिरण वक्र की व्याख्या की। कैसे? तो जैसे चिरसम्मत यांत्रिकी कहता है कि जो विकिरण होते हैं वो सतत होते हैं, मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो मैक्स प्लांक ने ये माना ये जो विकिरण होता है ना वो सतत नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है। मतलब ये कहिए विकिरण का उत्सर्जन, अवशोषण, पारगमन कैसे होता है? छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होते हैं। उस ऊर्जा पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन। समझ में आया? फोटोन की कल्पना कर ली किसने? मैक्स प्लैंक ने। कब? 1900 में। तो आपके ये जो कृष्णपिंड विकिरण के लिए जो समस्या दिख रही थी उसका सॉल्यूशन मिल गया आपको, हल मिला। इसने सफल व्याख्या भी कर दी इसकी, ठीक। और इसी मैक्स प्लैंक के सिद्धांत को उपयोग करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। जो हॉलवेक्स का एक्सपेरिमेंट था 1888 का, उसकी व्याख्या हुई। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन आए, है ना भाई, और डिबाई आए। इन दोनों ने इस मतलब क्वांटम सिद्धांत का ही उपयोग करके निम्न और निम्नतम ताप का ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा पे प्रभाव का अध्ययन किया। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? उसके बाद 1917, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। 1917 में आइंस्टीन ने ये कहा कि अगर जो फोटोन है, और प्लांक के हिसाब से वो फोटोन कैसा था? एनर्जी पैकेट था ना भाई। विकिरण का अवशोषण, उत्सर्जन या पारगमन सतत नहीं होता, विविक्त होता है। और कैसा होता है? छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है। उस ऊर्जा पैकेट को फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा को ये कहते हैं, ये भी नहीं है, न्यू है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति। और यहाँ आ गया E = h न्यू। ये h क्या है? समानुपातिक नियतांक है, जिसको प्लांक नियतांक कहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, h को बहुत बार सुना है आपने, ठीक। तो 1917 में आइंस्टीन ने माना चूंकि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, तो भाई ऊर्जा है मतलब इसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने इसका द्रव्यमान निकाला। किसका? फोटोन का। उनका कहना था कि E का मान कितना होता है? mc²। और E का मान प्लांक के हिसाब से कितना होता है? h न्यू। तो अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा? E की जगह क्या रख सकते हैं भाई? आप बोलेंगे mc² = h न्यू आएगा। अब अगर मैं पूछूं कि m का मान निकालो, तो m का मान कितना आएगा? h न्यू/c²। क्लियर है यहां तक? और अगर इसमें द्रव्यमान है तो इसमें क्या होगा? संवेग। और चूंकि इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तो संवेग का सूत्र याद है? संवेग का सूत्र मात्रा गुणित वेग होता है। तो मात्रा गुणित वेग के हिसाब से अगर बात करें तो मात्रा गुणित वेग। अब मात्रा गुणित वेग है, मात्रा का मान कितना है? चलो मैं रखते हैं यहाँ पे, है ना भाई, h न्यू/c, ये न्यू है भाई ना, /c² × c। तो ये c कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आया? h न्यू/c। तो दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं आपके पास, क्या पढ़ने के लिए? क्वांटम प्रभाव पढ़ने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग क्या कहेंगे? फोटोन की ऊर्जा कितनी? h न्यू, और इसका संवेग कितना? h न्यू/c। ये आइंस्टीन ने निकाला था विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत का उपयोग करके। कैसे? द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई फोटोन के पास अगर ऊर्जा है और इसका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य है, तो इसमें द्रव्यमान भी होगा, और द्रव्यमान है तो संवेग भी होगा। इस प्रकार से मैं आपको ये कहूंगा कि 14 दिसंबर को, मतलब 14 दिसंबर 1900 को एक नए युग का आरंभ हुआ, जो क्या करता है? क्लासिकल यांत्रिकी में आने वाली कठिनाइयों का, क्लासिकल यांत्रिकी के सीमाओं का, और क्लासिकल यांत्रिकी की जो कमियां थी
उसको दूर किया, है ना। तो 1900 यानी कि स्पेशली 14 दिसंबर 1900 के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, उसको हम लोग नाम दे दिए, उसका हम लोग क्या नाम देंगे, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्पटन प्रभाव के बारे में। आशा करता हूँ आज के पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे के जो टॉपिक हैं या क्वांटम यांत्रिकी जो आगे पढ़ने वाले हैं आप, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।